हेलो स्टूडेंट्स, आधार स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता चल गया होगा कि लैब असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसी प्रस्तावित थी वो आ गई है, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उसका जो सिलेबस है वो फाइनल सिलेबस खैर आना बाकी है, लेकिन जहाँ तक है साइंस का सिलेबस क्या होगा वो हम बात कर चुके हैं। उसका एक वीडियो मैंने बना दिया है पहले। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आप फिजिक्स जो है वो पढ़ना चाहते हो तो मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ। आप लोग मुझे कमेंट में बताना। तो काफ़ी बच्चों ने रेस्पॉन्स किया है, काफ़ी बच्चों ने कहा कि सर हम फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं। तो उसके पाठ्यक्रम पर आज हम क्लास शुरू कर रहे हैं। जो आज की क्लास है वो लैब असिस्टेंट के लिए भौतिक विज्ञान की क्लास है, ठीक है। और इसमें हम पहली यूनिट से शुरू करेंगे। पहली यूनिट जो है आप लोगों ने सिलेबस में देखा होगा कि दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति है, जिसमें बलाघूर्ण है, कोणीय संवेग है और जड़त्वाघूर्ण, ऐसे 3 पॉइंट दे रखे हैं। तो बच्चों केवल इन 3 पॉइंटों पर क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप लोग पुराना पेपर उठा के देखना, उसमें द्रव्यमान केंद्र पर एक क्वेश्चन था। द्रव्यमान केंद्र तो अब अपने सिलेबस में नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी उस पर क्वेश्चन आ गया था। तो अपन जो दृढ़ पिंड की गति है उससे संबंधित पूरा पोर्शन कवर करके चलेंगे। काफ़ी बड़ी यूनिट है वैसे ये। सिलेबस में जरूर 3 पॉइंट लिखे हैं कि कोणीय संवेग है, जड़त्वाघूर्ण है और बलाघूर्ण है, लेकिन 3 पॉइंट ही नहीं, हमें काफ़ी कुछ इसमें कवर करना है। तो अपन एकदम शुरू से बेसिक से शुरू करेंगे। आप लोग जो है वो बड़े ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़ना, कॉपी पेन लेके बैठना, जो मैं बताते जाऊँ नोट्स करते जाना, उसको नोट्स बनाते जाना अच्छे से। आप लोगों को अंत तक कोई समस्या नहीं आएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों को हर रोज़ क्लास मिलने वाली है। कोशिश करूंगा कि मैं हर रोज़ क्लास दूं। आप लोगों का टाइम टू टाइम जो है वो एक टेस्ट भी शेड्यूल करूं। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहना, ठीक है। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने साथियों में इसको ज़रूर शेयर करना। अगर आप लोग साथियों में शेयर करोगे तो मैं आगे की क्लास आप लोग रेगुलर लेता रहूँगा, क्योंकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा उससे, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की जो क्लास है वो दृढ़ पिंड की घूर्णन गति से संबंधित क्लास है। दृढ़ पिंड की घूर्णन गति। अब देखो, इसमें आप लोगों को कीवर्ड्स पकड़ के चलने हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि दृढ़ पिंड क्या है। तो बच्चों आप लोगों को यहीं से, मतलब देखो, कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को हल करने का फिजिक्स का एक रूल है कि अगर आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं है तो चाहे एग्जामिनर क्वेश्चन को कितना ही घुमा दे, आप लोग उसको बड़ी आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो इसीलिए हम एकदम बड़े बेसिक से शुरू कर रहे हैं। एकदम जहां पर भी आप लोगों को कोई पॉइंट समझना है, मैं सारे पॉइंट आप लोगों को समझा के चलूंगा, पूरे एग्जाम्पल के साथ समझा के चलूंगा, इसलिए अंत तक जरूर देखना है इसे। तो देखो, दृढ़ पिंड, सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि दृढ़ पिंड क्या है। तो बच्चों ध्यान रखना, दृढ़ पिंड क्या होता है? एक ऐसा पिंड जिस पर अगर हम बाह्य बल लगाएं तो बाह्य बल लगाने पर उसके अणुओं के बीच की दूरी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो ये पेन है, ठीक है। ये पेन कई सारे कणों से मिलकर बना होगा, कई सारे अणु परमाणुओं से मिलकर बना होगा। तो ऐसे ही किन्हीं 2 कणों की बात कर लो कि मान लो एक कण यहां पर है, एक कण यहां पर है, ठीक है। ये कुछ दूरी पर है दोनों कण एक दूसरे से। अगर मैं इन दोनों कणों पर या इस पिंड पर बल लगाता हूं, ऐसे इधर बल लगाता हूं, ठीक है, तो इन दोनों कणों के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उस पिंड को अपन दृढ़ पिंड कहेंगे। जैसे ये डस्टर है, ठीक है, ये डस्टर है, इसका एक बिंदु यहां पर मान लो, एक यहां पर मान लो, अगर लेकिन मैं यहां पर बल लगाऊंगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? दृढ़ पिंड। तो ऐसी ठोस वस्तुएं जिन पर अगर बाह्य बल लगाया जाए और बाह्य बल लगाने के बाद में अणुओं के बीच की दूरी में परिवर्तन नहीं आए तो उसको क्या बोलते हैं? दृढ़ पिंड। जैसे मान लो एक और एग्जांपल देता हूं कि मान लो जैसे ये एक बैग है प्लास्टिक का, इसके एक कण यहां पर मान लो, एक कण यहां पर मान लो, अणुओं के बीच, इन दोनों कणों के बीच की कुछ दूरी है, लेकिन अगर मैं इस पर बल लगाऊंगा तो इनके कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन आ जाएगा, तो इसको हम दृढ़ पिंड नहीं कहेंगे। तो दृढ़ पिंड का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी ठोस वस्तु हो दृढ़ पिंड कहलाती है, अगर उसके अणुओं के बीच की दूरी में परिवर्तन नहीं हो तो, ठीक है। ये तो हो गया दृढ़ पिंड। दूसरा पॉइंट आप लोगों को देखना है घूर्णन गति, कि घूर्णन गति क्या है। तो आप लोगों को मैं बता दूं बच्चों कि जो गति है वो 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की कौन कौन सी? एक गति होती है स्थानांतरी गति। आप लोगों को ये पॉइंट वाइज बनाने हैं, आप लोगों को आलस छोड़ना है। अगर लैब असिस्टेंट की एग्जाम अच्छे से पास करनी है तो आप लोगों को आलस छोड़ना है।
कॉपी पेन लेके बैठना है, पढ़े पढ़े आप लोगों को वीडियो नहीं देखना है, मैं पहले बता रहा हूँ, पढ़े पढ़े आप लोगों को वीडियो नहीं देखना है, कॉपी पेन लेके टेबल पे बैठना है और वीडियो को देखते समय नोट्स बनाने हैं। ये विशेष आप लोग ध्यान रखना। तो देखो, गति 3 प्रकार की है। पहली गति है स्थानांतरीय गति, स्थानांतरीय गति। दूसरी जो गति है वो है घूर्णन गति, घूर्णन गति। और जो तीसरी गति आप लोगों को समझनी है बच्चों वो है लोटनी गति, लोटनी गति। ठीक है, अब देखो एक एक स्थिति समझते हैं। स्थानांतरीय गति क्या होती है, घूर्णन गति क्या होती है, लोटनी गति क्या होती है। जैसे मान लो कि एक सतह है, इस पे कोई पिंड रखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस पिंड पर बल लगाऊं तो ये पिंड एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचेगा, ठीक है। इस पर बल लगाया तो ये पिंड यहां से यहां तक पहुंच गया। अगर ये अपने स्थान को परिवर्तित कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है, तो ऐसी गति को क्या बोलते हैं, स्थानांतरीय गति। जैसे मान लो मैं खुद हूं, मैं इधर से इधर चल रहा हूं, तो मेरी गति स्थानांतरीय गति है क्योंकि मैं वहां से यहां पर पहुंचा हूं। तो ये तो गति हो गई कौन सी, स्थानांतरीय गति। इसके बारे में अगर 1-2 पॉइंट और ध्यान रखो तो ऐसे याद रख सकते हो कि स्थानांतरीय गति में पिंड के जितने भी कण होते हैं वो सभी समान दिशा में समान वेग से गति करते हैं। जैसे मान लो कोई कण यहाँ पर है, एक कण यहाँ पर है, तो स्थानांतरीय गति होगी तो इन कणों के वेग की दिशा समान होगी, वेग का मान समान होगा, ठीक है। तो समान वेग से समान दिशा में गति करेंगे पिंड के सभी कण। कौन सी गति में, स्थानांतरीय गति में, ठीक है। दूसरी बात करते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति में क्या होता है बच्चों, पिंड जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता है, वो अपने ही जगह पर गति करता है। मतलब गति होती है लेकिन वो स्थान नहीं बदलता। जैसे बात करिए पंखे की गति होती है, आप लोगों ने छत का पंखा देखा होगा, छत का पंखा देखा है तो छत के पंखे में देखो पंखा एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जाता, लेकिन फिर भी वो गति करता है, अपने ही अक्ष पर चारों ओर घूमता रहता है। तो अगर कोई ऐसी गति है तो उसको हम क्या बोलेंगे, घूर्णन गति, जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट है लोटनी गति। देखो इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे, मैं एक बार इनके परिभाषाएं बता देता हूं पहले। लोटनी गति, लोटनी गति में क्या होता है बच्चों कि पिंड जो है वो घूर्णन गति भी करता है और स्थानांतरीय गति भी करता है। अगर दोनों गतियां एक साथ करता है तो ऐसी गति को क्या बोलते हैं, लोटनी गति। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, मान लो कोई ऐसे नतल है, कोई झुका हुआ तल है और यहाँ पर अपन किसी गेंद को रखते हैं। अगर गेंद को रखेंगे तो गेंद ऐसे लुढ़कते हुए आगे बढ़ेगी, मतलब गेंद जो है वो ऐसे घूर्णन भी करेगी और एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी जाएगी। यानी गेंद में इस तरीके से घूर्णन गति भी होगी और एक जगह से दूसरी जगह तक भी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये पेन है, अगर मैं ये नत्तल हो गया, पेन को यहाँ पर रखता हूँ तो देखो पेन इस तरीके से लुढ़क रहा है, तो ये घूम भी रहा है और एक जगह से दूसरी जगह तक भी जा रहा है। तो ऐसी गति को क्या बोलते हैं, लोटनी गति। आप लोग जैसे और एग्जाम्पल देखो तो कोई भी वाहन है, उसका टायर है, टायर को देखना, टायर में क्या होता है वो अपने ही अक्ष पर घूर्णन भी करता है और वाहन के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह तक भी जाता है। तो ऐसी गति को क्या बोलेंगे, उसकी लोटनी गति कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गई लोटनी गति। अब ये तो एक बेसिक ध्यान रखना है आप लोगों को, इनकी परिभाषा लिख के रखनी है कि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, कोई भी क्वेश्चन आए तो कि लोटनी गति क्या है, घूर्णन गति क्या है, इसके बारे में। अब देखो अपन डिटेल से बात करते हैं घूर्णन गति के बारे में, ठीक है। तो ये तो सब बाकी हो गया, हम बात करेंगे किसके बारे में, घूर्णन गति के बारे में। तो बच्चों ऐसे ध्यान रखना कि जब कोई पिंड घूर्णन गति करता है, शुद्ध घूर्णन गति की बात कर रहा हूं मैं, जब कोई पिंड शुद्ध घूर्णन गति करता है तो वो अपने एक निश्चित अक्ष के चारों ओर गति करता है। जैसे पंखे को देखो आप लोग, पंखा अगर आप लोगों के कमरे में लगा हुआ है तो पंखे को जो गति है वो करवा के देखना। जब पंखे को गति करवाओगे तो क्या देखोगे आप लोग कि उसकी जो पंख है वो चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। उसके बीच वाला, जैसे पंखा घूर्णन कर रहा है तो एकदम बीच वाला जो पॉइंट होता है, पंखा इस तरीके से घूर्णन कर रहा है, बीच वाला एकदम पॉइंट होता है, वो पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा गति नहीं कर रहा होता है, तो वो इसका क्या होता है, घूर्णन अक्ष होता है। जैसे मान लो कि इसको मान लो आप लोग कि मान लो ये बैग है कोई, ठीक है, ये इस तरीके से मैं इसको छोड़ता हूँ, देखो जैसे मान लो मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो ये जो गति हो रही है इसकी, वो कौन सी गति हो रही है, घूर्णन गति हो रही है। तो इसका जो अक्ष है वो कौन सा है, वो एकदम बीच वाला, ये वाला जो पॉइंट है जो यहाँ से गुजर रहा है वो इसका अक्ष होगा, जिसके चारों ओर ये गति कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं घूर्णन अक्ष। क्या बोलते हैं, घूर्णन अक्ष।
घूर्णन अक्ष के बारे में आप लोगों को एक दो पॉइंट और ध्यान रखने हैं। जैसे मान लो कोई भी ये पिंड है, ठीक है, इसका ये घूर्णन अक्ष है। अब मैंने ये घूर्णन अक्ष यहीं पे क्यों बनाया है, ठीक है, तो अगर मैं इसकी घूर्णन गति को जब ऑब्जर्व करूंगा तो इसके सारे जो कण हैं वो वृत्ताकार पथों पर गति करते हुए नजर आएंगे मुझे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये डस्टर है, मैंने यहाँ पे 2 मार्क किए हैं, ये मान लो कोई एक कण है, इसका ये दूसरा कण है। अगर ये ऐसे वृत्ताकार गति कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है इस अक्ष के सापेक्ष, ऐसे अगर गति कर रहा है, तो देखो आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसके ये जो कण हैं, ये वाले दोनों कण हैं, ये कैसी गति कर रहे हैं, वृत्ताकार गति कर रहे हैं। और दोनों वृत्तों का जो केंद्र है वो एक ही है। जहां से कौन गुजर रहा है, ये घूर्णन अक्ष गुजर रहा है, ठीक है। तो घूर्णन अक्ष कहां होता है, जब कोई पिंड वृत्ताकार गति करता है तो उसके सभी कण वृत्ताकार पथों पर गति करते हैं। दोबारा सुनना, जब कोई पिंड दृढ़ पिंड घूर्णन गति करता है, जब कोई दृढ़ पिंड क्या करता है, घूर्णन गति करता है, तो उसके सभी कण वृत्ताकार पथों पर गति करते हैं। उन सभी वृत्ताकार पथों का जो केंद्र होता है, उन केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा घूर्णन अक्ष कहलाती है। नहीं समझ में आया, दोबारा बताता हूं, या आप लोग वीडियो को रिपीट करके देख लेना। देखो मान लो ये पिंड ऐसे घूर्णन गति कर रहा है, तो इसका ये वाला कण ऐसे वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, ये कण ऐसे वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, ये कण कुछ ऐसे वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। तो सभी कणों के वृत्ताकार पथों के केंद्रों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, घूर्णन अक्ष। क्या बोलते हैं बच्चों, घूर्णन अक्ष बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया घूर्णन अक्ष। घूर्णन अक्ष से संबंधित एक दो पॉइंट और ध्यान रखने हैं। देखो अगर कोई कण एकदम घूर्णन अक्ष पर ही आ गया है, जैसे ये वाला कण तो घूर्णन अक्ष से कुछ दूरी पर है, ठीक है, ये वाला कण जो है वो घूर्णन अक्ष से कुछ दूरी पर है, ये कण जो है वो घूर्णन अक्ष से कुछ दूरी पर है। लेकिन मान लो कोई कण कहां पर आ जाए, घूर्णन अक्ष के ऊपर ही आ जाए, यहीं पर कोई कण आ जाए, तो क्या होगा, तो ये कण जो है कोई वृत्तीय गति नहीं करेगा, इसके लिए कोई वृत्ताकार पथ नहीं होगा, ठीक है। तो पिंड के वे सभी कण जो घूर्णन अक्ष पर स्थित होते हैं वो कुछ गति नहीं करते हैं, कोई किसी प्रकार की गति नहीं करते हैं, ठीक है, ये हम मान के चलेंगे ऐसा। नेक्स्ट, इस घूर्णन अक्ष से जो कण जितना दूर होता है उसका वृत्ताकार पथ उतना ही बड़ा होता है, जो कण नजदीक होता है उसका वृत्ताकार पथ उतना ही छोटा होता है। लेकिन सभी कणों का घूर्णन वेग जो होता है, जिसे कोणीय वेग कहते हैं, अपन पढ़ेंगे कोणीय वेग कहते हैं, वो सब बराबर होते हैं। मतलब ये कण है, इसकी घूर्णन अक्ष से दूरी ज्यादा है तो इसका रेखीय वेग ज्यादा होगा, ये कण नजदीक है तो इसका रेखीय वेग कम होगा। दूर है रेखीय वेग ज्यादा, नजदीक है रेखीय वेग कम। लेकिन इन दोनों का घूर्णन वेग, जिसे कोणीय वेग बोलेंगे, वो बराबर रहेगा, ठीक है। इसके बारे में, ये घूर्णन अक्ष के बारे में, घूर्णन गति के बारे में आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब बच्चों देखो, ये आज की क्लास जो है अपन ने एक इंट्रोडक्शन टाइप से रखी है, इंट्रोडक्शन के रूप में मैंने शुरू किया है कि आप लोगों को इस यूनिट में क्या पढ़ना है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखो, हमें इस यूनिट में और क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता देता हूं। हम इसमें सबसे पहले घूर्णन गति के बारे में पढ़ेंगे। घूर्णन गति में हम पढ़ेंगे कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन पढ़ने वाले हैं अपन, कोणीय वेग पढ़ने वाले हैं, कोणीय त्वरण पढ़ने वाले हैं और घूर्णन गति के समीकरण पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इन पर भी क्वेश्चन आते हैं। इनके बीच में आपस में क्या संबंध होता है वो पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा हम पढ़ेंगे कोणीय संवेग, कोणीय आवेग, आवेग संवेग प्रमेय घूर्णन गति में, संवेग संरक्षण का नियम जो आप लोगों के पॉइंट भी दिया हुआ है, ये सब पढ़ेंगे। इसके अलावा हम द्रव्यमान केंद्र पढ़ेंगे इसमें। अब आप लोग कहोगे कि सर द्रव्यमान केंद्र तो यूनिट में ही टॉपिक नहीं दिया, तो आप लोग पुराना पेपर देखना, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ कि पुराना पेपर देखना, उसमें द्रव्यमान केंद्र पे भी क्वेश्चन है। उससे पहले के क्वेश्चन देखना, उनमें भी द्रव्यमान केंद्र पर क्वेश्चन है, तो द्रव्यमान केंद्र हमें पढ़ना पड़ेगा, द्रव्यमान केंद्र। इसके अलावा हमें पढ़ना है जड़त्वाघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। एक हमें पढ़ना है
बल आघूर्ण, तब जाके आप लोगों की ये यूनिट पूरी होगी। तो आप लोगों को पता चल गया कि यूनिट काफ़ी लंबी है, ठीक है। तो आज की क्लास हम इतना ही रखेंगे। मैंने आप लोगों को आज की क्लास के लिए इंट्रोडक्शन दिया है, आप लोगों को यही बताने के लिए मैंने क्लास बनाई है आज कि फिजिक्स की क्लासेस शुरू कर रहे हैं अपन। शुरू ऐसे मान लो कि हो चुकी है, आज पहली क्लास है ये फिजिक्स की। मैंने क्या पढ़ना है उसका इंट्रोडक्शन दे दिया है। जो अपनी अगली क्लास आएगी उस पर अपन यहाँ से पहले पॉइंट से शुरू करेंगे और इन पर क्वेश्चंस जो हैं वो भी करते जाएंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने साथियों को भी जोड़ लेना। साथियों को अगर जोड़ लोगे तो मुझे सही से मोटिवेशन मिलता रहेगा। आप लोगों को मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि फिजिक्स में आप लोगों को कोई समस्या नहीं आएगी। मैं एक एक टॉपिक आप लोगों का क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों को फिर भी डाउट रहता है तो अपन डाउट सॉल्विंग सेशंस रख लेंगे, जिसमें जितने भी डाउट्स हैं वो सारे अपन क्लियर कर लेंगे। आप लोग वो मुझे कमेंट माध्यम से बता देना, ठीक है साथियों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।